हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी ग्रुप डी 2019 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं। इसमें 17 अगस्त 2022 से 15 सितंबर 2022 तक जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए सभी शिफ्ट के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। इनके सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आज की क्लास में 16 सितंबर 2022 का तीसरा शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे। इसका पहला शिफ्ट और दूसरा शिफ्ट का वीडियो भी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे और इन सब के सॉल्यूशन पहले कंप्लीट हो चुके हैं। इनके वीडियोज देखने के लिए प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, एक धनराशि को वार्षिक साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 4 वर्ष के लिए निवेशित किया गया। ठीक है। यदि वार्षिक साधारण ब्याज दर 2% अधिक होती तो इन 4 वर्षों में निवेशित धनराशि पर 640 रुपया अधिक ब्याज मिला होता। निवेशित धनराशि कितनी थी? ठीक है। देखिए, एकदम साधारण सा सवाल है, बस आपको समझना है। ये क्या कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष अगर ब्याज दर 2% अधिक होती तो 4 वर्षों में इसे 640 रुपया ब्याज के रूप में अधिक मिला होता। ठीक है। तो आप यहाँ पर एक चीज देख सकते हैं कि अगर प्रत्येक वर्ष 2% इसको अधिक ब्याज मिल रहा है तो 4 वर्ष में कितना परसेंट मिला होगा? 2 × 4 8% अधिक ब्याज मिला होगा। जबकि रुपया में ये दे रखा है 640 रुपया, तो ये 640 रुपया के बराबर हो जाएगा। हमसे पूछा निवेशित धनराशि 100%, तो 100% का वैल्यू निकाल देंगे। ये कितना गुना है? डिवाइड करेंगे तो 88 88 64 जा रहा है, एक जीरो यानी 80 गुना है। इसको भी 80 गुना करेंगे तो 80 × 100 8,000 रुपया इसका मूलधन आएगा। ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। आगे, यदि एक गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो नया आयतन मूल आयतन का कितना होगा? ठीक है। देखिए, ये क्या करे कि त्रिज्या आधी कर दी जाए तो हम लोग मान लेंगे इसका जो रेडियस है पहले वो कितना है? 2 यूनिट। उसके बाद जब इसको आधा कर दिया तो कितना यूनिट बचा? 2 का आधा 1 यूनिट बचा। अब जानते हैं कि गोले का जो आयतन होता है वो त्रिज्या के क्यूब पर निर्भर करता है। यहाँ पर फॉर्मूला से आप समझ सकते हैं, जैसे गोला का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें 4/3 और पाई ये दोनों कांस्टेंट होता है, तो आयतन जो बदलेगा वो त्रिज्या पर बदलेगा। तो इसका जो आयतन का अनुपात होगा वो क्या होगा? 2 का क्यूब यानी 8 और 1 का क्यूब 1। आप देख सकते हैं पहले 8 था, अब 1 हो चुका है, तो कितना गुना हो गया? 1/8 गुना। ठीक है। तो 1/8 गुना इस सवाल का सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। आगे, यदि एक व्यक्ति एक वस्तु को 840 रुपया में बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है। 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इसे कितना में बेचना चाहिए? ठीक है। देखिए, 20% का हानि मतलब क्या होगा कि आप कितना सेलिंग प्राइस गेन कर रहे हैं? 80%। ठीक है। 100 में 20 माइनस, जबकि रुपया में आपको 840 रुपया मिल रहा है, तो ये 840 रुपया जो है ये 80% का वैल्यू है, तो 80 से डिवाइड कर देंगे। अब हमें निकालना कितना का है? इसको चाहिए 25% का प्रॉफिट। 25% का प्रॉफिट मतलब 100 + 25 125% इसका सेलिंग प्राइस होना चाहिए। तो 125% का निकालने के लिए इससे गुना कर देंगे। अब इसको कटाइए, आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो जीरो तो कटेगा ही, 4 दूना 4 से ये 21 बार में अब नहीं कटेगा। पॉइंट में ले लेते हैं, 2 से ये 10.5 बार में कटेगा। गुना करेंगे 125 × 10 कर लीजिए तो ये हो जाएगा 1250। ठीक है। तो 1250 से ज़्यादा ही आंसर होगा, दो ऑप्शन नहीं होगा, दो ऑप्शन आपके पास है और डेसिमल में आएगा। ठीक है। तो 125 का आधा कितना होगा? 62.5। इसमें जोड़ दीजिए तो आंसर आ जाएगा 1312.5 रुपया। ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। आगे, एक दुकानदार एक वस्तु पर क्रय मूल्य से 10% अधिक मूल्य अंकित करता है। छूट देने के बाद वह 5% का लाभ अर्जित करता है। छूट का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है। सिंपल सा आप क्या करिए, क्रय मूल्य मान लीजिए 100 यूनिट। ठीक है। ये कह रहा है क्रय मूल्य से 10% अधिक मूल्य अंकित किया, तो इसका मार्क प्राइस कितना होगा? 100 से 10% अधिक यानी कि 110 हो जाएगा। ठीक है। अब ये कह रहा है छूट देने के बाद इसको 5% का लाभ होता है, और लाभ किस पर निकलता है? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य 100 है, 100 पर अगर आप 5% का लाभ लेंगे यानी 5 रुपया का लाभ, तो कितना में बिकेगा? 105 में। तो ये 105 आपका सेलिंग प्राइस हुआ। अब इसे चाहिए डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट किस पर निकलता है? अंकित मूल्य पर। तो अंकित मूल्य पर डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस निकलता है। तो आप देख सकते हैं 110 का सामान 105 में बिक रहा है, तो कितना का डिस्काउंट है? 5 का। किसके ऊपर? 110 के ऊपर। तो कितना परसेंट है? 100% से गुना कर दीजिए। ठीक है। तो जीरो कटेगा, इधर 50/11 हो गया।
तो इसको डिवाइड करिए, 11 चौके 44, 11 पचे 55, उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, फिर 11 चौके 44, तो ये 4.54% ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। आगे, ये द्विघात समीकरण है, इसका मूल ज्ञात करना है। ठीक है, आप ऑप्शन से भी रख सकते हैं, नहीं तो देखिए बीच वाला को ऐसे तोड़ना है कि गुना करने के बाद माइनस का 2, जोड़ने या घटाने के बाद प्लस का 1 हो जाए। तो आप कहेंगे 2 और माइनस का 1, दो में से एक घटाएंगे, प्लस में एक, 2 गुना माइनस एक, माइनस का 2 आएगा। लेकिन ये आपका आंसर नहीं होता, इसका चिन्ह बदलना होता है। तो ये 2 माइनस में आएगा और -1 प्लस में आएगा, तो -2 + 1 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। आगे, यदि ये है तो y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देख रहे हैं यहाँ पर ये समानुपात में है, तो इसमें क्या होता है, बीच वालों का गुणनफल यानी 7y बराबर हो जाएगा बाहर वाले का गुणनफल, 14 गुना 8, 112। ठीक है, तो 7 से कट जाएगा 16 बार में, तो y का वैल्यू कितना हो गया, 16। ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। आगे, एक मानचित्र पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। मानचित्र का पैमाना 1 ये 4 लाख है। उन दोनों बिंदुओं के बीच की वास्तविक दूरी कितनी है। ठीक है, यानी पैमाना अगर 1 सेंटीमीटर बता रहा है तो इसका वास्तविक दूरी कितना होगा, ये होगा 4 लाख सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन ये जो है एक्चुअल दूरी कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो पैमाना 5 सेंटीमीटर है, तो एक्चुअल कितना होगा, देख सकते हैं आप, 1 का 5 गुना हो रहा है, तो इस 4 लाख का भी 5 गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 20 लाख। ठीक है, तो 20 पर हम लोग 5 जीरो यहाँ लगा देंगे तो 20 लाख हुआ। तो ये जो है सेंटीमीटर में है, लेकिन इसे चाहिए किलोमीटर में। तो आगे हम लोग इसमें क्या करेंगे, देखिए सेंटीमीटर को जब आप 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये मीटर में आ जाएगा। फिर मीटर को अगर आप 1000 से डिवाइड कर देंगे तब जाके ये आ जाएगा किलोमीटर में। ठीक है, अब ये डेटा किलोमीटर में आ चुका है। कटा दीजिए इसको, 3 तो 5 जीरो, यहाँ पर 3 तो 5 जीरो काट देंगे तो बचेगा क्या, 20। तो 20 किलोमीटर इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे, यदि दो पाइप ए और बी एक साथ खोले जाते हैं तो एक खाली टंकी 20 घंटे में भर जाएगी। केवल पाइप ए खोले जाने पर यह खाली टंकी को पाइप बी द्वारा इसे अकेले भरने के लिए जाने वाले समय की तुलना में 9 घंटे पहले भर देता है। तो पाइप बी को अकेले यह खाली टंकी भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो इसमें मानना पड़ेगा, मान लीजिए पाइप बी जो है ये x घंटे में भरता है, तो ए कितना घंटा में भरेगा, ये क्या कह रहा है, ए जो है बी से 9 घंटा पहले भर देता है, तो ए कितना टाइम लेगा, x-9। ठीक है, बी से 9 घंटा कम। और ये कह रहा है दोनों साथ में 20 घंटे में भरता है, यहाँ पर 20 लिख देंगे दोनों के साथ का टाइम। अब आप इसे इक्वल कर दीजिए, अगर बी 1 घंटा चलेगा तो कितना काम करेगा, 1/x, और ए जब 1 घंटा चलेगा तो ये कितना काम करेगा, 1/x-9। ठीक है, और दोनों जब साथ में 1 घंटा चलेगा तो कितना काम करेगा, 1/20। तो ये इक्वेशन आया आपके पास, इसे सॉल्व करके एक्स का वैल्यू निकालना होता है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन का सहारा लेंगे। अगर एक्स का वैल्यू हम लोग पहला ऑप्शन 39 उठाएं, क्योंकि बी का वैल्यू निकालना और बी को हम लोग एक्स माने, तो एक्स का वैल्यू अगर 39 उठाएं तो क्या इक्वेशन बनेगा, यहाँ पर ये बन जाएगा 1/39 प्लस 39-9 1/30। क्या इन दोनों को जोड़ने के बाद 1/20 आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ 39 से 3 है, दोनों में 3 आ रहा है। अगर आप कैलकुलेट भी करिएगा तो 39 या 117 पे जीरो, या इतना एलसीएम ही इसका आएगा। ठीक है, और ये 20 से डिविजिबल भी नहीं है। उसके बाद इसको हटा देंगे, अगला ऑप्शन चेक करेंगे, ये 45 है, 45 अगर इसमें रख दे तो क्या बनेगा, 1/45 प्लस 1/45-9 36, यानी 1/36 नीचे बना। इन दोनों को जोड़ने के बाद क्या 1/20 आएगा, जोड़कर देखते हैं, 45 और 36 का एलसीएम 180 आएगा। ठीक है, 45 से 4 बार में जाएगा, 36 से 5 बार में जाएगा, 5×4=9/180 आया ये एक बार में, ये 20 बार में, 1/20 आ रहा जोड़ने के बाद। इसका मतलब एक्स का क्या वैल्यू होगा, 45। 45 घंटा इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, आगे इसका मान ज्ञात करना है, तो कर लेते हैं, 6-3 3 हो जाएगा, भाग है। आगे 9-6, ठीक है, ये बड़ी कोष्टक के अंदर है, तो 9-6 कितना हो जाएगा, 3, भाग है। फिर उसके बाद ये 6-4 2 हो जाएगा, भाग है। ये कितना होगा, 13×2 = 26, 8 34/13 हुआ। ठीक है, तो आप यहाँ गुना कर दीजिए और इसे उल्टा दीजिए, तो 13 बट्टा कितना हो जाएगा, 34। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो ये 2 से कट जाएगा 17 बार में, ये 3 है, भाग
उसके बाद 3 ये गुना कर दीजिए यहाँ पर और इसको उल्टा देंगे, 17 ऊपर चला जाएगा, 13 नीचे आ जाएगा। ठीक है, फिर से 3 गुना कर देंगे और ये वैल्यू गुना करके उल्टा देंगे, तो 13 ऊपर रहेगा, नीचे क्या आएगा 17 तिया 51। 3 से ये कट जाएगा 17 बार में, आंसर आ जाएगा 13/17। ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। आगे, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 36 सही 2/3% खर्च करता है। वह प्रति माह 5700 रुपया बचत करने में सक्षम है। उनका मासिक खर्च ज्ञात कीजिए। देखिए, कह रहा है कि ये व्यक्ति कितना परसेंट जो है खर्च करता है, तो इस परसेंट को फ्रैक्शन में लिखिए, कितना होगा 108 दो 110/300। यानी हम कह सकते हैं कि अगर इस व्यक्ति का इनकम 300 है तो वो 110 जो है खर्च कर देता है, तो बचाता कितना है, 300 में 110 घटा देंगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपको 190। यानी इतना बचत है, जबकि एक्चुअल में बचत इसका कितना है 5700। तो ये कितना गुना है 190, यानी 30 गुना ये आ रहा है। क्या पूछ रहा है, मासिक खर्च, खर्च तो यही था 110, तो इसका भी 30 गुना कर दीजिए, तो 11 या 33 पर 2 जीरो आ जाएगा, तो 3300 रुपया इसका मासिक खर्च है। ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। आगे, निम्न तालिका का अध्ययन कीजिए और इसमें क्या कर रहा है कि इन विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का समांतर माध्य कितना है। ठीक है, इसका माध्य निकालना, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले ये वर्ग अंतराल का एवरेज लेना होगा। तो 10 और 20 का एवरेज 15 आएगा, 20 और 30 का 25, सीधा सीधा 5 बढ़ा दीजिए ये छोटा वाला में, 30 5 35, 40 5 45, 50 5 55 आ जाएगा। अब एवरेज निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, इसको गुना करना होता है। तो 50 गुना 8 करेंगे, ये 15 गुना 8 करेंगे 120, प्लस 25 सत्ते 175, प्लस 35 गुना 6, तो 35 थी 105 का 2 गुना 210 हो जाएगा। 45 गुना 11, तो 45 दाही 450, प्लस 45 करेंगे तो 495। उसके बाद 55 गुना 9, तो 11 9 99 का 5 गुना, तो ये कितना आ जाएगा 495, यहाँ भी आएगा। अब इन सब को जोड़ करके डिवाइड किससे करना होता है, ये जो फ्रीक्वेंसी दी आपके पास विद्यार्थियों की संख्या, इसका योगफल जोड़िए, 8 7 15 6 21, 21 11 32 9 41 से डिवाइड करना होगा इसको। तो जोड़ लीजिए, ऊपर कितना हो रहा है, 5 यहाँ 5 यहाँ 5 यहाँ, 15 आ गया, बचा 1, 2 1 3 7 10 1 11 9 20 9 29, बचा 2 3 4 2 6 4 10 4 14, 1495 को 41 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो कितना बार में जाएगा ये, पहले 3 बार में जाएगा, 41 थी 123, बचा कितना 26। ठीक है, 26 पर 5 आएगा 265 हुआ है, 41 से ये 6 बार में जाएगा। ठीक है, 6 बार में जाएगा, ये कितना जाएगा 240 से 246, 246 आप इसमें माइनस करेंगे तो कितना बचे 15 4 19, 190 होगा, फिर से 190, 41 से कितना बार में जाएगा 4 बार में जाएगा। ठीक है, उसके बाद डेसिमल आते रहेगा, तो 36 के बाद दशमलव यहाँ पर है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे, यदि ये है तो एक्स का मान ज्ञात करना। ठीक है, तो इसमें देखिए 25/9 है, 81/625, और यहाँ पर 9/25 है, तो ये राइट साइड जो है वही चीज़ आप लेफ्ट साइड बनाइए। 9/25 हमें बनाना है इसको, तो उसके लिए क्या करना होगा, ये 25/9 को पलटना होगा, और आप जानते हैं कि पलटने के बाद पावर क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है, अगर प्लस में है तो माइनस में हो जाता है, तो इसको आप माइनस में लिख दीजिए, क्योंकि इसको हम लोग पलट दिए हैं, तो ये माइनस में एक्स आ जाएगा और +1 भी माइनस में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये है 81/625, 81/625 को आप लिख सकते हैं 9/25 का होल स्क्वायर। ठीक है, और इस पर पावर पहले से क्या है x-1, और राइट साइड है आपका 9/25। अब यहाँ पर आधार दोनों जगह बराबर है। अब जानते हैं कि आधार जब बराबर रहता है तो गुना में पावर जुट जाता है और भाग में पावर घट जाता है, तो यहाँ पर पावर जोड़ देंगे, तो 9/25 पर कितना हो जाएगा पावर। ठीक है, ये दोनों एक साथ रखिए, तो ये 2x प्लस में हुआ, यहाँ x माइनस में है, जोड़ने के बाद ये प्लस का x आएगा, उसके बाद 2 गुना -1 -2 हुआ, और -1 यहाँ पर है, कुल मिलाकर -3 होगा, और राइट साइड 9/25 है, इस पर कुछ पावर नहीं तो 1 आप दे सकते हैं। अब यहाँ भी आधार बराबर है तो पावर को क्या कर देंगे, बराबर कर, तो x -3 बराबर 1 करेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा 4, तो 4 ही इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। आगे, 2 अंकों वाली संख्या z अपने अंकों के योगफल के ठीक 6 गुने के बराबर है, तथा मूल संख्या z और z के अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या का अंतर 9 है,
तो जेड का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन से बन जाएगा। आप देखिए पहला ऑप्शन 45 है, इन दोनों का योगफल 5 4 9 हो रहा है। क्या ये 9 का 45 6 गुना है? ये क्या होगा? 6 गुना होना चाहिए। 6 गुना नहीं है, नहीं होगा आंसर। 54 जोड़ने के बाद इसका अंकों का योगफल 9 आ रहा है। 9 का 6 गुना है? 6 गुना है, आंसर हो सकता है। ठीक है, आगे भी आप चेक कर सकते हैं। 9 का नहीं है, ये भी 6 का 6 गुना नहीं है, तो ये दोनों आंसर नहीं हो सकता। तो बचा ऑप्शन नंबर 2 केवल, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे। सहअवाच्य संख्याओं के समुच्चय का एचसीएफ कितने होता है? ठीक है, तो इसका एक होता है। सहअवाच्य संख्या यानी को प्राइम का पेयर होना, मतलब एचसीएफ 1 होना, 1 के अलावा कुछ नहीं होना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। आगे, यदि किसी वर्ग की भुजा ये है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। अगर भुजा ए है तो वर्ग का क्षेत्रफल ए का स्क्वायर होगा, और भुजा यहाँ पर ये है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो 5x - 8 का होल स्क्वायर करना है, तो ये कितना आएगा? 5x का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 25x स्क्वायर माइनस 2ab। 8 दूना 16, पंचे 80x यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद प्लस 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, तो यही इसका आंसर होगा। आगे इसको कुछ कर नहीं सकते। तो कहाँ पर है? 25x स्क्वायर माइनस का 80x यहाँ पर है, यहाँ पर है, और प्लस में 64 यहाँ पर। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे, दो संख्याओं का एलसीएम 588 है, निम्नलिखित में से कौन सा उनका एचसीएफ नहीं हो सकता? ठीक है, देखिए एक चीज़ आप याद रखिए, कोई भी दो नंबर का एलसीएम जो होता है, 2 नंबर रहे या 3 नंबर रहे, एलसीएम जो होता है वो एचसीएफ से हमेशा डिविजिबल होता है। तो जो भी एचसीएफ होगा वो ये 588 को जरूर डिवाइड करेगा। ऑप्शन चेक कर लीजिए, 28 से डिवाइड हो सकता है। ये दूसरा ऑप्शन अगर आप देखिएगा तो इसका इकाई अंक 5 है, जबकि यहाँ पर ना ही 5 है ना ही 0 है, तो ये 35 से डिवाइड होने वाला नहीं है। इसका मतलब यही जो है इसका एचसीएफ नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे, यदि 3 सेंटीमीटर आधार वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुना आधार दिया है 3 गुना ऊंचाई, जो कि हमें निकालना है, और एक्चुअल का क्षेत्रफल दे रखा है ये 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 4 के बराबर कर देंगे, कटने वाला तो है नहीं। एच बराबर कितना होगा? 2 गुना 4 8, और ये 3 नीचे आ जाएगा, तो 8/3, जिसको आप बोल सकते हैं 3 दूना 6, 2/3। 2 सही 2/3 इस सवाल का करेक्ट आंसर है। आगे, इसमें कह रहा है कि स्कूटर रखने वाले व्यक्तियों की तुलना में कार रखने वाले व्यक्तियों में कितने प्रतिशत की वृद्धि है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, स्कूटर कहाँ पर है? ये। ठीक है, और स्कूटर के सामने अगर देखें तो ये 25 है। अब कार पर आए तो कार यहाँ पर रेड वाला है, ये है 35। तो ये कह रहा है कि 25 से 35 कितना अधिक है? तो 10 अधिक है। किसके ऊपर? 25 के ऊपर। तो सीधा सीधा है, गुना 100% करेंगे तो 25 से 4 बार में 4 दही 40% इस सवाल का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि यदि इन सभी सामग्रियों के अंतिम मिश्रण का वजन 3,50,000 ग्राम के 2 गुने के बराबर है तो आटे और बादाम के वजनों में कितना का अंतर है? ठीक है, पहले लिख लीजिए टोटल वजन है कितना? 3,50,000 ग्राम। ठीक है, इसका 2 गुना, तो 2 से गुना कर देंगे, यहाँ 2 गुना जो कर रहा है। अब इनमें से पूछ रहा है आटा और बादाम का डिफरेंस। देखिए आटा कहाँ पर है? यहाँ पर अगर देखें तो आटा है ये फ्लोर, ठीक है, ब्लू वाला, ये 50% है, और बादाम ये है आलमंड, ये है बैगनी, ये 10% है। तो डिफरेंस कितना का है? 40%। यही चीज़ आपको निकालना है इसका। तो इसका आप 40% यानी 2/5 निकाल सकते हैं। 5 से ये कट जाएगा 7 बार में, उस पर 4 जीरो, 70,000। 2 दूना 4 सत्ते 28, उस पर 4 जीरो लगाएंगे तो ये कितना बन जाएगा? 2,80,000 ग्राम। ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे, निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण ये है इसका मानक निरूपण है? ठीक है, यानी इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म कौन सा है, वही चीज़ आपसे पूछा जा रहा है। तो गुना करना होगा आपको। एक्स स्क्वायर गुना एक्स करेंगे तो एक्स का क्यूब आएगा, एक्स स्क्वायर गुना 1 करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये 1 से एक्स को गुना करना, तो एक्स आएगा प्लस में, और +1 -1 गुना करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, बराबर राइट साइड गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर गुना एक्स तो एक्स का क्यूब आएगा, उसके बाद प्लस, ठीक है, इसमें गुना करेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस में आएगा, उसके बाद ये गुना करेंगे तो माइनस का 3x आएगा,
फिर लास्ट वाला -3 + 3 गुना होगा तो माइनस का 9 आएगा। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए ये एक्स क्यूब, इधर भी एक्स क्यूब, दोनों प्लस में कट जाएगा। एक्स स्क्वायर यहाँ है, यहाँ 3x² है, इसको इस तरफ जब भेजेंगे तो यहाँ आके प्लस में हो जाएगा 4x², ठीक है। एक्स प्लस में इस तरफ जाके माइनस में होगा, और -3x पहले से, तो कुल मिला के माइनस का 4x हो जाएगा। 1 माइनस में इस तरफ जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो 9 माइनस में है तो माइनस में 8 बचेगा बराबर 0। तो ये जो है आपका क्वेश्चन है। आप इसको चाहे तो 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं, 4 से डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आंसर पहले आपको देखना होगा। 4x² - 4x - 8, यही चीज़ यहाँ दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे, दो अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योगफल 15 है। अंकों को आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 9 अधिक है। संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन से बना, ये अंकों का योगफल कितना होना चाहिए? 15। जोड़ेंगे 9 8 17 नहीं होगा, 8 7 15 हो सकता है, 5 7 12 नहीं होगा, 7 2 9 नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 केवल इसका आंसर होगा। आगे, तो क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल 74 है। संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। छोटा नंबर है, देखिए अगर आप विषम संख्या 9 भी उठाएं, 9 का स्क्वायर करेंगे तो अकेले ये 81 देता है, जबकि दो क्रमागत विषम संख्या का वर्गों का योग 74 होना चाहिए, यानी जो भी नंबर है इससे छोटा ही है। तो चेक करते जाइए। 9 से पहले विषम 7 है तो 7 का स्क्वायर, उससे पहले विषम 5 है तो 5 का स्क्वायर। क्या इन दोनों का योगफल 74 हो रहा है? 7 का स्क्वायर 49 प्लस 5 का स्क्वायर 25, 60 + 14 74 हो रहा है। इसका मतलब यही वो दोनों नंबर है, 7 और 5। इन दोनों का योगफल पूछ रहा है, तो 7 5 कितना होना चाहिए? 12। 12 ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे, इसका मान ज्ञात करना, ठीक है। तो आपको वैल्यू रखना होगा। cos 45 क्या होता है? 1/√2, ठीक है। नीचे sec 30, cos 30 होता है √3/2, तो उसका उल्टा पड़ेगा यहाँ पर 2/√3, प्लस cos 31 sin 30 कितना होता है? 1/2, उसका उल्टा यहाँ पड़ेगा 2। अब इसको सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। ऊपर तो रहेगा 1/2, ये √2, ठीक है, और नीचे बन जाएगा आपका 2 + 2√3/√3। अब ये जो नीचे वाला √3 है, इसको ऊपर भेजना होगा आपको, ठीक है। तो ऊपर जाएगा तो ये √3 बन जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा? इन दोनों का गुना, यानी √2 गुना ये, तो इनमें से 2 कॉमन ले लीजिए आप, ठीक है। तो 2 कॉमन लेंगे तो 1 + √3 बचेगा। तो फाइनली जो आपका आंसर है वो क्या होगा? √3/2√2 ब्रैकेट में 1 + √3, ये आपका फाइनल आंसर है। ऑप्शन में देखिए √3 ऊपर होना चाहिए, इसमें नहीं हटा देंगे, ठीक है। उसके बाद 3 ऑप्शन है, बाहर 2√2 होना चाहिए, यहाँ पर है, यहाँ पर 2√3 नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो 2√2 × 1 + √3 यहाँ पर है, देखिए ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे, इनमें कह रहा है एल समांतर एम है, तो निम्न में से कौन सा संबंध निश्चित रूप से सत्य नहीं होगा? ठीक है, जो नहीं है वो वाला आपको आंसर देना है। पहला ऑप्शन देखें, कोण 2 = कोण 5। देखिए कोण 2 कहाँ पर है? यहाँ पर। कोण 5 कहाँ पर है? कोण 2 यहाँ पर है, कोण 5 यहाँ पर है। क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि दो समांतर रेखाओं के एक ही और बने अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, ना कि ये दोनों बराबर होता है। बराबर क्या होगा? 2 के बराबर अगर 6 रहता तो होता है, क्योंकि ये दोनों संगत कोण से इक्वल होंगे, और 5 के बराबर कोण 1 होता है, ठीक है। तो ये दोनों संगत कोण से इक्वल होते हैं। तो यही आंसर जो है इसका आंसर नहीं होगा, ये ऑप्शन, ठीक है। तो आपको आगे चेक कर सकते हैं समझने के लिए। देखिए कोण 1 = 5, कोण 1 = 5 अभी आपको बताएं, कोण 1 = 7, कोण 1 = 7 ये भी सही है, बाह्य एकांतर कोण है, ठीक है। जितना ये होगा उतना ये भी होगा। कोण 8 = कोण 6, कोण 8 यहाँ पर है, कोण 6 कहाँ पर है? यहाँ पर है। ये देखिए दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। तो ये दोनों भी इक्वल होते हैं, तो ये भी इसका सही होगा। तो जो नहीं होगा वो ऑप्शन नंबर 1 है। आगे, यदि एक बंटन का माध्य 8.73 और उसकी माध्यिका 11 है, तो बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो निकाल लेंगे, क्या यूज करना है? इंपेरिकल रिलेशन। क्या होता है? बहुलक बराबर, ठीक है, बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका। तो माध्यिका हम लोग रख देते हैं, डेटा 11 है तो 3 गुना 11 माइनस 2 गुना माध्य, माध्य है 8.73। तो ये 11 या 33 आ गया, इधर माइनस का 3 दूना 6, 7 दूना 14, 8 दूना 16, 1 17, 17.46 घटाना होगा। 33 में 17 घटाएंगे तो 16 बचेगा, ठीक है। पॉइंट है तो एक और घटा दीजिए, यानी कि 15, और एक में से 0.46 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आएगा आपको
4, ठीक है, पॉइंट के बाद 54। ये आपका ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है, ये सही होगा। आगे 23/11 को इसके आवर्ती दशमलव रूप में निरूपित कीजिए। ठीक है, सिंपल सा भाग देना होगा आपको 11 से 23 में। तो 2 बार में जाएगा 22, बचा कितना, 1 पॉइंट देंगे तो 1 जीरो आएगा, भाग नहीं लगा, फिर से आपको जीरो डालना होगा तो 100 हो गया। अब 9 बार में भाग जाएगा 99, फिर से 1 बचा, पॉइंट ऑलरेडी दिया हुआ 1 जीरो आएगा, फिर से आपको जीरो देंगे तो यहाँ पर 1 जीरो आएगा, तो 100 हो गया। फिर से ये 9 बार में जाएगा तो 99, फिर से 1 बच जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रिपीट क्या हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है 09, ठीक है। तो ये आंसर बनेगा 2.09 और इस पर बार 09 पर, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।